गुड इवनिंग एवरीवन। केमिस्ट्री क्लासेस बाय नवनीत सर में आपका वेलकम है। तो आज मैं जो आपको यूनिट पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले आज आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा। कंप्लीट थ्योरी बता रहा हूँ इसकी, तो आपने इसकी तरफ ध्यान देना है थोड़ा सा। हमारे पास ये जो यूनिट फिजिक्स में भी है, पर लेकिन केमिस्ट्री की जो यूनिट है वो फिजिक्स से टोटली डिफरेंट चलती है। तो आपने देखना है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या डिफरेंस चलता है। क्लियर? तो मैं आज आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स। तो लेट अस सी कि थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास है क्या। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो थर्मोडायनेमिक्स जो है हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है डिफरेंट एनर्जीज के साथ। डिफरेंट एनर्जीज अगर मैं आपसे बात करूं तो कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं, जैसे कि आप लोग आने वाले टाइम में पढ़ोगे केमिकल एनर्जी। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट होती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? सबको पता है फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ी है पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ी है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। तो जो हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इन डिफरेंट एनर्जीज के साथ डील करती है, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे आप लोगों के लिए, तो वो जो ब्रांच कहलाती है वो क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? और इसके अलावा ये जो ब्रांच है इसकी खास बात और क्या है कि हमें इनके बीच का क्वांटिटेटिव रिलेशन बताएगी। मींस कि अगर मान लीजिए मैं केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना चाहूं तो यहाँ पे क्या रिलेशन रहेगा कि मीन टू से कि मैं इतनी केमिकल एनर्जी अगर यूज करता हूं तो उससे इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, या फिर मैं इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता हूं तो उससे इतनी केमिकल एनर्जी बनेगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव रिलेशन। भाई हमें क्वांटिटी पता लगे कि अगर एक एनर्जी की फॉर्म डिसअपेयर हो रही है तो दूसरी फॉर्म उसका कितना बनेगी, तो दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, आप चाहो तो लिख सकते हो कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज एंड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। कि भैया जो अलग अलग फॉर्म है उनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा। अब इस यूनिट को आगे पढ़ाने से पहले हमें इस यूनिट से रिलेटेड कुछ थर्मोडायनेमिक टर्म्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी में टर्म्स हैं वो मैं इसके अंदर यूज करूं। तो सबसे पहली तो टर्म आप लोग देखोगे बेटे इस यूनिट के अंदर आपको दो चीजें लिखने में मिलेगी। एक चीज मिलेगी सिस्टम और एक चीज मिलेगी सराउंडिंग। तो मैं अब आपको पहले इनके बारे में थोड़ी डिटेलिंग बताना चाहूंगा कि सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है। तो आप लोगों को बड़ा क्लियर बताता हूं कि बेटा हमारे पास जो यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स में वो पार्ट जिसके लिए आप लोग स्टडी कर रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट आप लैब के अंदर हो और लैब में आप लोग क्या कर रहे हो, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो जिसके लिए आपने एक ट्यूब ले रखी है, टेस्ट ट्यूब ले रखी है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा केमिकल है, तो ये जो टेस्ट ट्यूब बनेगी हमारा सिस्टम बनेगा। समझ रहे हो आप लोग? ये जो मान लो लेट करो मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, तो ये मेरी टेस्ट ट्यूब क्या रहेगी? मेरा सिस्टम रहेगा। इसके अंदर मेरे पास जो केमिकल रहेगा। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, इसके अलावा जो भी पूरा यूनिवर्स बचा है मैं उसको सराउंडिंग बोल देता हूं। लेट करो तो मेरा ये जो टेस्ट ट्यूब था ये मेरा सिस्टम था, और इसके अलावा जो पूरे का पूरा यूनिवर्स था वो सराउंडिंग था। पर लेकिन पूरे यूनिवर्स को सराउंडिंग कंसीडर करने से फायदा क्या होगा? इस ट्यूब में अगर मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ऐसा तो है नहीं कि इसको मैं बोलूं कि अमेरिका का जो एनवायरमेंट है वो इसको इफेक्ट करेगा या ऑस्ट्रेलिया का करेगा, बिल्कुल भी नहीं। इसको तो कौन सा एनवायरमेंट इफेक्ट कर सकता है? जो लैब का एनवायरमेंट है, कि लैब में टेम्परेचर कितना है, लैब में जो एयर है उसका प्रेशर कितना है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब की वॉल्यूम कितनी है, ये चीजें इसको इफेक्ट कर सकती हैं। तो इसलिए मेरे लिए बेटर क्या रहेगा कि मैं इस केस में जो सराउंडिंग कंसीडर करूं वो मेरी लैब को कंसीडर करूं सिर्फ। तो बाकी जो मेरा स्कूल बचा है, या जो मेरा यू कैन से सिटी बची है, या जो हमारी कंट्री बची है, या जो यूनिवर्स बचा है, उसको सराउंडिंग कंसीडर करने का मुझे कोई फायदा नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पे बड़ा क्लियर बताया कि अगर आप जब भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो आप लोग सिस्टम किसको मानना है? इस यूट्यूब को, यूट्यूब बोल रहा हूँ सॉरी, टेस्ट ट्यूब को, और इसके अलावा जो पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा? सराउंडिंग। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ है कि जो पार्ट जिसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ दैट इज नोन एज सिस्टम, और उसको छोड़ के जो बाकी चीजें बची है वो सराउंडिंग्स है। अब हम लोगों ने करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी आपको सिस्टम के बारे में बताया और सराउंडिंग के बारे में बताया, तो सिस्टम के ऊपर हमने इफेक्ट स्टडी करना है प्रेशर का, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का। वैसे तो यहाँ पे आप लोग बहुत सी चीजें स्टडी कर सकते हो, बट लेकिन जो हमारा सिलेबस है केमिस्ट्री का, मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, तो वहां पे बेसिकली हमारे पास गैसेज हैं। तो यानी जो हमारा सिस्टम बनेगा उस सिस्टम में जनरली हमारे पास गैसेज होंगी, और उसको छोड़ के जो कुछ भी बचेगा वो क्या बचेगा? हमारा सराउंडिंग।
तो यानी कि अगर मैं यहाँ डेफिनेशन देना चाहूं तो मैं क्या डेफिनेशन दे सकता हूं सिस्टम की? मैं बोल सकता हूं कि इट इज डिफाइंड एज द थर्मोडायनेमिकल पार्ट। ये हमारे पास वो थर्मोडायनेमिक पार्ट होता है जिसके ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। किसका इफेक्ट स्टडी कर रहे होते हैं? प्रेशर का, टेम्परेचर का, या फिर यू कैन से वॉल्यूम चेंजेस का। तो हम लोग उसको सिस्टम बोलते हैं। और जो इसके अलावा पूरे यूनिवर्स बचता है तो दैट इज नोन एज सराउंडिंग। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे हर एक बच्चे को सिस्टम और सराउंडिंग तो क्लियर है। फिर भी जाते टाइम एक बार दोबारा बता रहा हूँ, फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ चल रहा हूँ। तो सपोज दैट आप स्कूल में गए, उन्होंने हमसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स, तो मैं इसमें क्या बताऊंगा? मैं इसमें बताऊंगा इट इज डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with different forms of energies and quantitative relationship between them। क्वांटिटेटिव मींस भाई एक एनर्जी की फॉर्म कन्वर्ट होगी तो दूसरी कितनी बनेगी, या दूसरी कन्वर्ट होगी तो पहले कितनी बनेगी। फिर मैं कुछ थर्मोडायनेमिक टर्म्स पढ़ा रहा था आपको, जिसमें मैंने पहले बताया सिस्टम। तो मैंने इसमें आपको क्या बताया कि इट इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसके ऊपर हम लोग वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ यू कैन से प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो दैट इज नोन एज सिस्टम एंड एक्सेप्ट दैट जो पूरे का पूरा यूनिवर्स कहलाएगा वो सराउंडिंग कहलाता है। अब तो बेटा जी नेक्स्ट जो मेरे पास पार्ट आता है वो आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो मैं अब आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर टाइप्स ऑफ सिस्टम, कि मेरे पास सिस्टम की कितनी टाइप होती है। तो बेसिकली मेरे पास सिस्टम की 3 टाइप है। तो सबसे पहली जो टाइप कहलाती है वो कहलाती है ओपन सिस्टम। दूसरा जो मेरे पास कहलाता है वो कहलाता है क्लोज्ड सिस्टम। और बेटा जी जो तीसरा आता है वो आता है मेरे पास आइसोलेटेड सिस्टम। तो मुझे 3 तरह का सिस्टम पढ़ना है +1 के अंदर। एक मेरे पास आएगा ओपन सिस्टम, एक आएगा क्लोज सिस्टम, और एक आएगा आइसोलेटेड सिस्टम। तो मैं अब आपको बड़ा सिंपल तरीके से बता रहा हूं। सपोज दैट कि मेरे पास ये बीकर है या ये मेरे पास कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर मैंने एक केमिकल ले रखा है, या यू कैन से कि लिक्विड ले रखा है कोई XYZ। तो ये मैंने उस लिक्विड को रिप्रेजेंट किया। अब कंडीशन क्या है कि जो ये इसकी वाल है इलेक्ट्रो मेटल की बनी हुई है, या सीधे शब्दों में कहूं तो कंडक्टिंग वाल है। भाई ये हीट को कंडक्ट करती है, तो ये मैंने लिखी कंडक्टिंग वाल। तो अब मैं अगर यहाँ पे देखूं, मैं क्या कर सकता हूं? यहाँ पे मैं बाहर से यहाँ पे मैटर ऐड भी कर सकता हूँ। सपोज दैट ये मेरा जो X लिक्विड था, ये मेरा X लिक्विड था, तो अगर मेरा मन करे तो मैं बाहर से और X डाल सकता हूँ, या मैं इसमें से कुछ निकाल भी सकता हूँ। तो यानी कि मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूं, अगर मैं ओपन सिस्टम की बात करूं आपके साथ, तो मैं यहाँ पे जो मैटर है, मैटर के अमाउंट को चेंज कर सकता हूं। मैटर को कम ज्यादा दोनों चीजें कर सकता हूं मैं इसके अंदर, क्लियर, निकाल सकता हूं, ऐड भी कर सकता हूं। दूसरी चीज मैं अगर यहाँ देखूं, सपोज दैट कि अभी इसका टेम्परेचर 30 डिग्री था, और लेट करो कि मैं इसको हीट कर दूं बर्नर लगा के यहाँ पे, तो मैं इसके टेम्परेचर को 40 डिग्री भी कर सकता हूँ। या फिर मैं क्या करूं, इस कंटेनर को एक बड़े कंटेनर में रख दूं जिसमें आइस रखी हुई थी, तो मैं इसको कम करके कितना ला सकता हूं? 20 डिग्री भी ला सकता हूं। तो यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, दूसरा मैं लिखूं तो मैं यहाँ पे इसका टेम्परेचर चेंज कर सकता हूं। क्लियर सबको? इसके अलावा अगर मेरा यहाँ पे मन करेगा, क्लियर, तो मैं इन दोनों को अगर ऐड करके बोलना चाहूं, भाई मैं दोनों काम एक बार में ही कर रहा हूं, मीन्स मैं टेम्परेचर चेंज भी कर रहा हूं और मैटर चेंज भी कर रहा हूं, तो वो भी मैं कर सकता हूं। या अगर अलग अलग करना चाहूं तो अलग अलग भी कर सकता हूं। तो अब अगर ये आपने पूरा ध्यान से सुना, इस बेस पे मैं बोलना चाहूं कि ओपन सिस्टम क्या है, तो मैं यहाँ पे बड़ा क्लियर बोल सकता हूं कि इट इज ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद सराउंडिंग्स। तो ये दोनों ही सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकता है, एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है और मैटर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ, रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन एन ओपन वेसल। तो एक ओपन वेसल में जो रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं वो इसका एग्जाम्पल रहेगा। केस नंबर 2 पे आगे बढ़ते। अब लेट करो कि सेम कंटेनर जिसकी अभी भी वाल कैसी थी, कंडक्टिंग, क्लियर, और मैंने क्या किया, इसके अंदर मैटर लिया और मैंने इसको क्लोज कर दिया, ऊपर कैप लगा दी कैसे, ठीक है जी। अब मैं अगर यहाँ पे देखूं, तो अगर मैं यहाँ पे कैप लगा देता हूं तो इसके बाद मैं मैटर को तो नहीं एक्सचेंज कर सकता। तो मैं अगर यहाँ लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं, कि जो मेरा मैटर है मैं उसको एक्सचेंज नहीं कर सकता। बट लेकिन मैं एक काम अभी भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, मैं इसको हीट कर सकता हूँ, इसका टेम्परेचर चेंज कर सकता हूँ। सेकेंडली अगर मैं इसको फिर दोबारा से कंटेनर में रख दूं आइस वाले में, कूल कर सकता हूँ। तो यानी मैं एनर्जी तो एक्सचेंज कर पा रहा हूँ, पर लेकिन मैं मैटर एक्सचेंज नहीं कर पा रहा। तो इस तरह का सिस्टम क्या कहलाता है, क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या होगा, विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद सराउंडिंग्स बट नॉट मैटर।
लास्ट आओ आइसोलेटेड में। सपोज दैट कि आपने इस बार क्या किया, ये जो कंटेनर लिया ये ऊपर से क्लोज भी था, साथ में ये हमने जो इसकी दीवारें ले रखी हैं जैसे आपकी थर्मस फ्लास्क होती है ना उस तरह की ले रखी है, मिल्टन की बढ़िया क्वालिटी की। यानी कि सीधे शब्दों में कहूं तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके चारों तरफ की ये दीवारें थी ये हमारे पास थर्मस फ्लास्क की तरह थी, इंसुलेटेड। यानी कि मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ये वाल कैसी थी, इंसुलेटेड वाल। तो यानी कि अब क्या होगा, जैसे आपने देखा है कि अगर बेटर क्वालिटी की फ्लास्क ले रहे हो तो कई कई घंटे तक पानी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो इस केस में मैं अब क्या करूंगा, ना तो मैं मैटर ऐड कर पा रहा क्योंकि ऊपर से क्लोज्ड है कंटेनर, और ना मैं एनर्जी को एक्सचेंज कर पा रहा, क्यों, क्योंकि वाल से वो कंडक्टिंग नहीं है। तो इस तरह के सिस्टम को बोला जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, आइसोलेटेड सिस्टम। तो मैंने आपको 3 बताया, एक बार रिपीट करता हूं। सबसे पहले दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं अगर, मैटर भी और एनर्जी भी। फिर ओपन सिस्टम, अगर सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर पा रहे हो क्लोज सिस्टम, और ना तो आप मैटर एक्सचेंज कर पा रहे और ना ही आप एनर्जी एक्सचेंज कर पा रहे, तो फिर वो क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। लेट अस मूव। जब तक बोर्ड रब कर रहा हूं एक बार फिर बता, थर्मोडायनेमिक्स क्या करती है, डिफरेंट एनर्जीज के साथ डी। सिस्टम कौन है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी। उसके अलावा जो बचा सराउंडिंग। सिस्टम कितनी तरह का है, 3 तरह का, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। अब बेटे नेक्स्ट टर्म जो हमें आनी चाहिए बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, स्टेट ऑफ ए सिस्टम। मैंने यहां पे लिखा स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। अब पहले इसका मतलब समझना कि स्टेट ऑफ ए सिस्टम का क्या मतलब है और स्टेट वेरिएबल का क्या मतलब है। मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से बताता हूं। सपोज दैट मेरा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है लैब में, और मैंने क्या कर रखा है, एक कंटेनर ले रखा है, और इस कंटेनर के अंदर मेरे पास लिक्विड है X। अब मैं अगर आप को बोलूं कि आप इसको डिफाइन करो, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, आप बोलोगे कि सर इसकी वॉल्यूम जो है लेट करो 50 ml, 100 ml, 150 ml। तो आप बोलोगे सर इसकी वॉल्यूम है 150 ml। क्लियर सबको। फिर मैं आपको बोलता हूं इसका टेम्परेचर मेजर करके बताओ भाई कितना। आपने इसके अंदर थर्मामीटर लगाया, थर्मामीटर पे रीडिंग आ जाएगी आपकी। तो आपने मुझे कहा कि सर इसका जो टेम्परेचर है फिलहाल लेट करो 30 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर। फिर मैंने कहा प्रेशर बताओ भैया, तो आपने देखा कि जो हमारा कंटेनर है वो ओपन है, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वही प्रेशर रहेगा। तो आपने बोला सर प्रेशर है 760 mm। क्लियर, या फिर 1 एटमॉस्फेयर। तो ये जो होंगे ना ये कहलाएंगे स्टेट ऑफ ए सिस्टम। तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम का मतलब होता है कंडीशन ऑफ ए सिस्टम। तो यानी कि अगर मैं स्टेट को काट के लिखना चाहूं तो मैं एक वर्ड क्या लिख सकता हूं, कंडीशन। तो ये कंडीशंस तो हैं इस कंटेनर की, कि इस कंटेनर की वॉल्यूम इतनी है, यानी इसके अंदर जो लिक्विड है उसकी टेम्परेचर इतना है और प्रेशर इतना है। तो दीज आर नोन एज स्टेट ऑफ ए सिस्टम। और मुझे बताओ अगर मैं सिंपल लिखना चाहूं तो कौन है स्टेट ऑफ ए सिस्टम, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब सपोज दैट आपने क्या किया, यहां पे आपने बाहर से और लिक्विड ऐड कर दिया, तो आपकी वॉल्यूम बढ़ के लेट करो 200 हो गया, निकाल दिया। तो वॉल्यूम को आप चेंज कर सकते हो, ऐसे ही आप टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो, ऐसे ही आप अगर पिस्टन लगा देंगे तो प्रेशर को भी चेंज कर सकते हो। तो यानी कि क्या हुआ, ये जो चीजें हैं ये तीनों वेरिएबल है। तो जैसे कि सपोज दैट अभी मान लो अब मैं आपको शाम को पढ़ा रहा हूं, तो अब हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो लैब का रहेगा वो रहेगा, क्योंकि सर्दियों के दिन है तो 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बट लेकिन यही मैं अगर आपको रात को 1 बजे या यू कैन से सुबह का बोलना चाहिए 2 बजे पढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर कम होकर 5 डिग्री आ जाएगा। और फिर अगर मान लो मैं दिन में 12 बजे पढ़ाता आपको, जब धूप निकली होगी तो शायद ये 20 डिग्री चला जाए। तो ये लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है फिक्स नहीं है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, स्टेट वेरिएबल। तो जैसे ही सिस्टम की स्टेट चेंज होगी वैसे ये जो चीजें हमारे पास ये चीजें भी चेंज हो जाती है। तो अगर मैं सीधी शब्दों में आपसे पूछूं दोबारा से, जो बच्चे घर बैठ के देख रहे हैं, मुझे बताओ स्टेट ऑफ ए सिस्टम का क्या मतलब है, कंडीशन ऑफ ए सिस्टम। क्लियर। किससे डिस्क्राइब करते हैं इसको, प्रेशर से, वॉल्यूम से और टेम्परेचर से। और ये स्टेट के साथ क्या हो जाते हैं, चेंज। कंडीशंस ये बदल सकती हैं, परमानेंट तो है नहीं। तो यही चीज आप गैसेस पे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे गैसेस का केस लेना चाहिए था मुझे भी, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है ना उसमें गैसेस है। तो गैसेस के केस में भी आप कर सकते हो। सपोज दैट ये कंटेनर है
ये पिस्टन लगा दो पहले से ही, यहाँ पे गैस ले लो, तो इसकी आपको वॉल्यूम भी पता होगी, प्रेशर जो ऊपर लगेगा, ऊपर प्रेशर गोज लगा दो यहाँ पे, ठीक है, उससे रीडिंग आ जाएगी हमारी। तो आपको प्रेशर भी पता होगा, टेम्परेचर भी पता होगा, तो ये भी बदले जा सकते हैं। अब पिस्टन को अंदर ले जाओ, प्रेशर बदल जाएगा, पिस्टन बाहर ले जाओ, वॉल्यूम भी बदल जाएगी, प्रेशर भी बदल जाएगा। हीट कर दो, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कम कर दो तो चाहो तो कम भी कर सकते हो। तो बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो तीनों चीजें हैं ये क्या कहलाएंगी, स्टेट वेरिएबल्स। क्लियर? तो जैसे सिस्टम की स्टेट बदली ये भी चेंज हो। नेक्स्ट, तो मैंने आपको दो चीजें बताई, सिस्टम बताया, सराउंडिंग बताई, और दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्टेट ऑफ सिस्टम का क्या मतलब है और स्टेट वेरिएबल का क्या मतलब है। मूव टू नेक्स्ट, नंबर 3। तो नंबर 3 पे अगर मैं आऊं तो हमारे पास आती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और एक होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो मैंने यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो मैंने लिखा है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। पहले मेरी बात सुनना ध्यान से। बेसिकली जो थर्मोडायनेमिक्स होती है ना, वो एटम लेवल पे कभी नहीं चलती। मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स कभी भी एक सिंगल एटम, एक सिंगल मॉलिक्यूल या एक सिंगल आयन के साथ डील नहीं करती है, तो बल्क के साथ डील करती है। मतलब बहुत सारे एटम्स हों, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हों। क्लियर? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके केस में जो भी इसकी प्रॉपर्टीज कहलाएंगी वो क्या कहलाएंगी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अगर मान लो ये माइन्यूट लेवल पे डील कर रही होती तो फिर कौन सी प्रॉपर्टीज आती, माइक्रोस्कोपिक। पर ये तो कभी डील करती ही नहीं। तो मैं अगर बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट डील्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बट डील्स विद मैटर इन बल्क। तो ये बल्क के साथ डील करती है। सच प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की, जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। क्लियर सबको? इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं ये कौन सी प्रॉपर्टीज कहलाती है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहलाती है। क्लियर सबको? और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को ही बोला जाता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो मैं एक बार फिर बेटा आपसे बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स होती है वो कभी भी एक सिंगल एटम या एक सिंगल मॉलिक्यूल के साथ डील नहीं करती, वो तो बल्क के साथ डील करती है। तो बहुत सारे एटम्स हो, यू कैन से एक बड़ी वॉल्यूम हो गैसेस की, क्लियर, उसके साथ डील करेगी। बड़ी वॉल्यूम नेवर मीन्स कि आपने बहुत बड़ा अमाउंट लेना है, कुछ ml भी हो सकता है लिक्विड का, या कुछ सेंटीमीटर क्यूब गैस भी हो सकती है। बट ये नहीं कि एक सिंगल हाइड्रोजन एटम है या एक सिंगल H2 मॉलिक्यूल है तो उसके साथ थर्मो डील नहीं करती। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब बेटा जी जो ये प्रॉपर्टीज हमें इनको लिख के लेके चलता हूं, इनको फर्दर ना दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट मेरे पास एक कंटेनर, एक और इतना ही बड़ा कंटेनर, क्लियर। अब मैंने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर छोटी छोटी कांच की गोलियां डाल दी, ठीक है, यहां पूरा भर दिया इसको। फिर मैंने दूसरे वाले कंटेनर में जो गोलियां थी थोड़ी कम ली, क्लियर। तो अब आप मेरे को बताओ क्या दोनों कंटेनर का मास सेम आएगा या अलग आएगा? कॉमन सेंस की बात है, जो इस कंटेनर का मास आएगा वो ग्रेटर आएगा, इसका मास क्या आएगा, कम आएगा। तो जो मास था जो कैसी प्रॉपर्टी, अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, नेचर पे डिपेंड कर रही है। तो ये डिपेंड कर रही है अमाउंट के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर। तो वो प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करती हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर। तो जो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है वो प्रॉपर्टीज कौन सी कहलाएंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और मैं अगर आपको बोलूं कि मेल्टिंग पॉइंट की बात आ गई, सपोज दैट मेरे पास आयरन का केस, लेट कर लो कोई पीस आयरन का, और लेट करो कि मैं कह रहा हूं इसका, ये मेरे पास इतना सा पीस था, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैपिटल एक्स है, और लेट करो मेरे पास एक बड़ा पीस है, तो क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा? नहीं, वो भी एक्स ही रहेगा। या ये बोल दूं बड़ा एक्स हो जाएगा, तो ये तो बेतुकी बात होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब वाटर का केस लगा लो, मैं बोलता हूँ वाटर के इतने से गिलास में पानी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, बड़े गिलास में बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा?
वो तो उतना ही रहेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कौन सी प्रॉपर्टी हुई? इंटेंसिव। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो नेचर पे डिपेंड करें, उनको अमाउंट से कोई फर्क ना पड़े, वो प्रॉपर्टीज कौन सी कहलाती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। और वो प्रॉपर्टीज जिसको फर्क पड़े वो कौन सी कहलाती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। अब 1 मिनट के लिए खुद सोचो, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, घर बैठे हैं, वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी होगी? सोचो एक बार, टेक योर टाइम। तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी आपके घर के अंदर। यू कैन से कि अलग अलग रूम है तो उनकी वॉल्यूम अलग अलग नहीं है, या सब रूम की वॉल्यूम सेम है? अलग अलग वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी हुई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुई। तो अब आपको धीरे धीरे डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी होगी एक बार सोचना, एक बार के लिए। क्या डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी? भैया इंटेंसिव होगी। डेंसिटी तो हर एक, यू कैन से कि मेरे पास आयरन है, आयरन की डेंसिटी अलग अलग केस में चेंज थोड़ी होगी, तो हर केस में सेम रहेगी अगर कंडीशन सेम रह रही है तो। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि फिर एक बार रिपीट करता हूं, तो थर्मोडायनेमिक्स होती है वो कभी भी माइक्रो लेवल पे डील नहीं करती, दैट ऑलवेज डील्स विद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। क्लियर? दो तरह से उसको डिवाइड किया जाता है। पहली कौन सी आती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दूसरी कौन सी आती है? इंटेंसिव। तो जो मैटर पे डिपेंड करे, अमाउंट पे डिपेंड करे, क्वांटिटी पे डिपेंड करे, वो कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी? एक्सटेंसिव। और जो नेचर पे डिपेंड करे वो कौन सी होगी? इंटेंसिव। तो इसके अलावा धीरे धीरे समय के साथ आप सीखोगे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे मैं एक्सटेंसिव में बोलूं, मास मैंने बताया, वॉल्यूम बताई, इसके अलावा हीट कैपेसिटी जो आने वाले टाइम में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं किसके अंदर आती हैं? हमारे पास एक्सटेंसिव में। तो वह समय आने पे पढ़ाऊंगा। इंटेंसिव में कौन सी आएगी आपकी? जैसे मैंने पढ़ाया बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इंटेंसिव। तो अभी आपने ज्यादा नहीं सोचना, बाकी प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी है सिर्फ इनके बारे में सोचना। क्लियर है? अब टेम्परेचर का लगाओ यार। अब मैं कह रहा हूं कि कैथल का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, और भाई साहब पूरे कैथल का ही 30 डिग्री सेल्सियस होगा, ये थोड़ी है कि हमारे घर का अलग होगा, बाहर के घर का अलग होगा, तो वो ओवरऑल बोला जाता है। तो आपने अब इस तरह से, आई थिंक आपको क्लियर है कि हमारे पास मैक्रोस्कोपिक में कौन कौन सी। तो मैंने आपको एक बार जो बताया, एक सेकंड लगा के रिपीट करता हूं। थर्मोडायनेमिक्स किसके साथ डील करती थी? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज के साथ और उनके बीच के आपस के रिलेशन के साथ। क्लियर सबको? फिर मैंने आपको बताया सिस्टम कौन है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी। उसके अलावा जो बचा सराउंडिंग का, पर लेकिन ये नहीं कि पूरी दुनिया को सराउंडिंग माने बैठे हो। तो लैब में कर रहे हो तो लैब को मान लो, और छोटे लेवल पे कर रहे हो तो और छोटे लेवल पे हो जाएगा, तो डिपेंड करेगा। फिर मैंने आपको बताया कि सिस्टम 3 तरह का, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। फिर मैंने आपको दूसरी टर्म जो बताई इसके अंदर फर्दर में लेके गया कि आपको स्टेट वेरिएबल क्या है, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन है, इंटेंसिव कौन है, एक्सटेंसिव कौन है। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अगला जो आता है बेटे नंबर 4 पे, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में कुछ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस होती हैं जो आपको पहले से आती है, तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। पहली प्रोसेस होती है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये मेरे ख्याल से हमारे हर एक बच्चे को पता है कि आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। क्लियर? और थर्मल का क्या मतलब होता है? हीट। ठीक है जी, या टेम्परेचर भी बोल सकते हो आप। तो वो प्रोसेस जिसके दौरान आपका टेम्परेचर क्या रहे? सेम रहे, यानी कि शुरू की स्टेट में भी बाद में भी आप टेम्परेचर चेंज नहीं होने दे रहे, तो वो प्रोसेस कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर मैं नेक्स्ट पे आऊं, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अभी मैंने एक लास्ट एग्जांपल बनाया था, अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने क्या लिया था? नॉन कंडक्टिंग वाल ली थी, थर्मस फ्लास्क ली थी। तो उसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, तो कौन सी प्रोसेस कहलाएगी अगर मैं बोलूं तो आपको? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जिस दौरान कोई हीट चेंज ना हो। तो मैं लिखना चाहूं तो मैं एक लाइन लिख सकता हूं यहाँ पे, नो हीट चेंज। तो वो प्रोसेस हमारी कौन सी कहलाती है? एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाती है। क्लियर सबको? थर्ड नंबर पे आइए, आइसोकोरिक। चोरिक नहीं है ये, पहले बता दो। आइसोकोरिक, तो जिस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम चेंज ना हो, अब वॉल्यूम कांस्टेंट रख दीजिए, तो वो प्रोसेस मेरी क्या कहलाएगी? आइसोकोरिक। तो यहां पे क्या होगी? वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगी। लास्ट फोर्थ वन, आइसोबैरिक।
तो इसमें क्या बाहर से ही पता लग रहा है, बाहर किसकी यूनिट है, प्रेशर की। तो इसमें हमारे पास क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर। तो ये आपने ध्यान रखना है। चार तरह की मेरे पास प्रोसेसेस होती हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आई थिंक आपको यहां तक क्लियर है। इसके बाद में आगे चलता हूं। अब जो नेक्स्ट आती है बेटे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। बेटा ये वाला जो यहाँ वाला पार्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं समझा तो फिर आपकी आगे थर्मोडायनेमिक्स नहीं चलेगी। पहले आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करिए कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो मैं आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड ये एग्जांपल दूंगा, ठीक है। सपोज दैट ये मेरे पास एक कंटेनर है और ये कंटेनर पे मैंने लगाया पिस्टन, ठीक है जी। अब इस कंटेनर में भरी हुई थी गैस, ये गैस, ये गैस, क्लियर। अब हमने क्या किया, एक और बराबर में कंटेनर ताकि दोनों पैरेलल में चलेंगे ना, तो आपको बेटर समझ आएगा। ये लिया, यहां पे भी हमने गैस है। अब आप समझ लें, ध्यान से देखो। लेट करो यहां पे जो गैस थी भी, क्योंकि स्टेट ऑफ सिस्टम तो बताना पड़ेगा। इसकी वॉल्यूम थी V, प्रेशर था P, टेम्परेचर था T। मैं वैल्यूज नहीं लिख रहा, कोई भी मान लो 30 डिग्री समथिंग 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 जो आपने माना। सेम यहाँ पे भी क्या था, दूसरे में भी P, V और T। क्लियर सबको। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर बाहर से 1 kg वेट रख दिया सीधा। ये मैंने एक 1 kg का पीस रख दिया इसके ऊपर। तो जब मैंने इसके ऊपर 1 kg का पीस रखा तो मैंने देखा कि एकदम से पिस्टन अंदर गया और जो पिस्टन की नेक्स्ट पोजीशन थी वो ये हो जाएगी। लेट करो मेरा पिस्टन यहां तक अंदर चला गया, तो मैंने मार्क लगाया। क्लियर सबको। अब इधर आओ, इधर मैं क्या कर रहा हूं, रख यहां पे भी 1 kg रहा हूं, 1 किलो वजन रख रहा हूं, और लेकिन टुकड़ों में। सपोज दैट मैंने एक मिट्टी का जरा सा बारीक सा कण रखा जिसका वेट था 0.00001 kg, ठीक है। फिर मैंने दूसरा रखा, फिर मैंने तीसरा रखा, और ऐसे करते करते मुझे सदियां लग जाए। लेफ्ट सदियों में मैं करूं, अगला जन्म भी मेरा इसी में निकल जाए, उससे अगला जन्म भी। क्लियर, ध्यान से सुनना बेटे जो मैं बता रहा हूं। अब यहां पे क्या होगा, पिस्टन एकदम से अंदर गया, अगर मैंने वजन उठा दिया तो पिस्टन एकदम से बाहर आएगा। तो यानी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आप पिस्टन को या तो यहां पे देख पाओगे या फिर आपको यहां रुका हुआ मिलेगा। अब उसको बीच में कहीं भी रोक नहीं सकते कि अगर वो अंदर जा रहा है तो फिर वो कंप्लीट जाने के बाद ही रुकेगा। ऐसा नहीं है कि आप बोलो पिस्टन यहां रुक जा तो वो यहां रुक जाए, या मैं बोलूं थोड़ा नीचे रुक जा, ऐसा नहीं हो सकता। तो या तो वो यहां रहेगा या फिर वो अंदर जाएगा। उठा दोगे तो फिर बाहर आ जाएगा। क्लियर। तो यानी कि इस केस में जब मैंने वजन रखा तो मेरा पिस्टन पूरा नीचे जाने के बाद रिवर्स हो सकता है, वो बीच की किसी स्टेट से वापस नहीं आ सकता। मैं इसमें क्या कर सकता हूं, सपोज दैट आज से हजारों साल बाद इसमें भी पिस्टन यहीं पहुंचे, ठीक है। तो यहां पर भी पिस्टन क्या हुआ, सेम पोजीशन के ऊपर पहुंच गया जैसा पिछले केस में था, और लेकिन ऐसा करते करते मुझे हजारों साल लग गए। ये मैंने हजारों साल में पार्टिकल्स रखे, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें, सपोज दैट ऐसा करने में मुझे 1000 साल लगे, और जब मुझे 700 साल हुए थे लेफ्ट, मैं इतने सारे पार्टिकल यहां पे रख चुका था जो लगभग 700 ग्राम हो चुका था लेफ्ट। फिर मैंने क्या किया, मेरा मन किया कि मैं रिवर्स करूं इसको। मैंने एक पार्टिकल जो रखा था उसको उठाया, तो मेरा जो पिस्टन जहां पे इससे पहले था, लेट करो कि मैं इस पोजीशन पे जहां मैं मार्क कर रहा हूं, तो वो वापस इसी पोजीशन पे आएगा। अब ये नहीं होगा कि ये पहले वाली पोजीशन पे पहुंच जाए इनिशियल, नहीं, वो यहीं पे आ जाएगा, यहां रुक जाएगा, फिर पार्टिकल रखूंगा फिर वापस। तो इसमें हो क्या रहा है कि मेरा मन जहां से कर रहा है मैं वहीं से प्रोसेस को रिवर्स ला सकता हूं। कि सपोज दैट 700 साल हो गया, मुझे लगा यार मैं बूढ़ा होने लगा हूं, अब मुझे प्रोसेस रिवर्स करनी चाहिए, तो मैंने यहीं से रिवर्स करनी शुरू कर दी। मैंने एक एक पार्टिकल उठाना शुरू कर दिया, वापस यहीं पहुंच जाएगा। तो यानी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप समझ रहे हो कि रिवर्सिबल के केस में आप किसी भी पॉइंट से सिस्टम को वापस ला सकते हो अपनी इनिशियल स्टेट पे, पर लेकिन यहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते। यहां पे एक बार पिस्टन पूरा अंदर जाएगा तो ही वापस आएगा, वो बीच की किसी स्टेट से वापस नहीं आ सकता। एक और एग्जांपल देता हूं, आप लोग एक काम करें, इस मार्कर के एक धागा लपेट लें
और छत पे खड़े हो गए, इसको अब नीचे फेंक दे, पूरी रस्सी रखें, ठीक है, फूल दे के रख रखी है रस्सी, जितना मन करे उतनी यूज करे मारकर। हमने एकदम से छोड़ा तो ये रस्सी के साथ एकदम से नीचे जाएगा और नीचे जाके रुकेगा। ये ऐसा नहीं है कि बीच में से कहीं पर रुक जाए, तो रुकेगा तो नीचे जाके रुकेगा, फिर ही मैं इसको खींच सकता हूं वापिस। बट लेकिन अगर आप इसको रस्सी बांध के हल्की हल्की रस्सी छोड़े तो आपका मन करेगा वहीं से वापिस ला सकते हो इसको। तो आप समझ रहे हो, मैं बता रहा हूं, घर में करके देखना, रस्सी बांधना, खूल दे देना रस्सी को और एकदम छोड़ देना, नीचे जाएगा। तो ये कैसी प्रोसेस हो रही है? इरिवर्सिबल। इसको तो लास्ट में जाने के बाद खींच सकते हो, बट लेकिन अगर आपने रस्सी बांध के हल्के हल्के छोड़ी तो आपका मन जहां से करेगा आप वहीं से रिवर्स कर सकते हो। तो आई थिंक आपको दोनों में प्रोसेस में डिफरेंस पता लग गया कि अगर मेरे पास रिवर्सिबल प्रोसेस दे रखी है जैसे कि ये थी, तो मैं इसको कहीं से भी वापस ला सकता हूं। बड़ा स्लोली चल रही है, ये इन्फिनाइट टाइम लेती है। एक्चुअल में दुनिया में एक ऐसा कोई वर्ड है ही रिवर्सिबल जैसा, ये तो अज्यूम्ड है, लेट है। कोई भी जो प्रोसेस होती है एग्जैक्टली रिवर्सिबल नहीं होती, पर लेकिन मान रखा है तो अगर होगी तो कह रहे हैं कि इसको होने में सदियां लगेंगी, इन्फिनाइट टाइम लगेगा। तो आई थिंक आपको क्लियर है। तो मैं एक बार आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, जो लिखना चाहे लिख ले। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, इट इज ए प्रोसेस which is carried out infinite slowly so that all the changes of the direct process, जैसे ये जो नीचे जा रही है इसको डायरेक्ट प्रोसेस बोल रहे हैं, can be exactly reversed and system remains in state of equilibrium। इसका मतलब जहां मन करे वहां से वापस, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, तो उसको इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर क्या है हमारे पास, irreversible process is the process which is not carried out infinite slowly so that successive steps in the process cannot be exactly reverse। आप उसको बिल्कुल एकदम से रिवर्स नहीं कर सकते। It can be reversed only when the process is completed। तो अगर मैं डेफिनेशन में इनमें दोनों में कोई डिफरेंसेस बताना चाहूँ, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल में, या इनमें कुछ पॉइंट्स लिखना चाहूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सुनिएगा ध्यान से। पहले मैं रिवर्सिबल में बोल रहा हूँ, रिवर्सिबल, और मैच करना अपनी नॉलेज से कि अब आपको समझ आ रहा है। इट इज कैरिड आउट इनफिनाइट सिमली स्लोली, यानी बहुत धीरे धीरे। दैट इज डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस आर वेरी स्मॉल। इधर समझना है। अब सपोज दैट हमारा पिस्टन जब शुरू में था, ये मान लो लेट करो कि अपनी इनिशियल स्टेट के ऊपर ये ऐसे था, ठीक है जी। और मैंने पहला जब पार्टिकल रखा तो अंदर की तरफ से एक प्रेशर लग रहा है और एक प्रेशर बाहर से लग रहा है। अभी पार्टिकल को हटा दो, ये दोनों प्रेशर सेम थे तो पिस्टन रुका हुआ था। अब मैंने बाहर से एक पार्टिकल रखा, तो अब आप मेरे को बताओ, सपोज दैट ये प्रेशर P था और ये प्रेशर भी कितना था? P था। अब मैंने जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया ये पार्टिकल रख के, लेट करो वो स्मॉल p था, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो P प्लस स्मॉल p होगा दैट इज ग्रेटर देन P, बट लेकिन वो जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा। इसको ये कौन सी फोर्स बोल रहा है? अपोजिंग फोर्स। और इसको कौन सी फोर्स बोल रहा है? ड्राइविंग फोर्स। पर इधर देखना, इस केस में देखो, लेट करो अंदर से ये हटा दो, अभी 1 kg का जो लगा रखा है, ये यहाँ पे प्रेशर P था, बाहर से प्रेशर P था, रुका हुआ था, आपने 1 kg रख दिया सीधा, तो जो P प्लस स्मॉल p लिख रहा हूं मैं अब भी, दैट विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन P से, तभी तो एकदम से पिस्टन अंदर गया। तो यानी कि यहां पर जो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्सेस होंगी उनके बीच का डिफरेंस कम होगा, पर लेकिन इस केस में जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर 2, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, इट टेक्स इनफिनाइट टाइम फॉर इट्स कंप्लीशन। मैंने बताया ना हजारों साल लगेंगे। इसमें क्या होगा? फाइनाइट टाइम होगा, थोड़ा समय, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, कुछ सेकंड, तो इस तरह से होती है। फिर ये देखो कितना अच्छा पॉइंट आया कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है इट इज इमेजिनरी, मनगढ़ंत है, दुनिया में कोई है ही नहीं रिवर्सिबल। सारी प्रोसेसेस कैसी होती हैं? इरिवर्सिबल। तो जो इरिवर्सिबल का कंसेप्ट है वो रियल है। नेक्स्ट पॉइंट, अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में आप लोगों का हर एक स्टेप ऐड होगा, तो इसलिए यहां पर जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा, आगे मैं प्रूव भी करूंगा, और इस केस में जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आप हर स्टेज से प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो, बट लेकिन यहाँ पे हर स्टेज से रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने अब आपको बेटे क्या कंप्लीट करके दिया? रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है बेटा जी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट, मैं आपको थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस बता रहा हूं। तो मैंने नेक्स्ट हेडिंग बनाई सम
प्रोसेसिव तो हमारी होगी क्वांटिटीज बता, सम थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। सबसे पहले आते हैं हमारे पास इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, अब पहले मेरी बात बड़ी ध्यान से सुननी है, उसके बाद ऑब्जर्व करना चाहिए। हमारे पास क्या होता है, कोई भी जो सिस्टम होता है उसके पास अनगिनत तरह की एनर्जी होती है। सपोज दैट इवन मेरे पास अगर ये गैस पार्टिकल्स है एक कंटेनर के अंदर, इनके पास कौन कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है इनके पास क्योंकि मूव कर रहे हैं, ठीक है। केमिकल एनर्जी है क्योंकि किसी ना किसी गैस केमिकल का ही पार्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप और एनर्जीज की बात करें तो सोचिए और कौन कौन सी एनर्जीज हो सकती है इनके पास। दो तो मैंने आपको बता दी, काइनेटिक होगी, केमिकल होगी, पार्टिकल्स है, रोटेशनल हो सकती है, वाइब्रेशनल हो सकती है, क्लियर। तो मतलब अनगिनत तरह की एनर्जीज हो सकती है। तो ये जो एनर्जीज होती हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, इन सब का जो सम होता है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी को हम लोग शो करते हैं केमिस्ट्री में यू से और ई से। तो जनरली आपके जो स्कूल टीचर है वो यू से शो करेगा, कैपिटल यू से, पर लेकिन मेरी जो आदत है वो ई से शो करने की है। तो कोशिश करूंगा कि मैं भी यू से चलूं, पर लेकिन कहीं ना कहीं मैं ई का भी यूज करता हूं। तो अगर अब आपसे स्कूल में टीचर बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या है सिस्टम की, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ डिफरेंट एनर्जीज। जो एक सिस्टम के पास अलग अलग तरह की एनर्जीज है, उन सब का जो सम होता है वो उसकी क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी कहलाती है। जैसे अब मैंने लिखा यू और ई, तो इसमें कौन कौन सी हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, अभी मैं आपको बता रहा था केमिकल एनर्जी हो सकती है, इसको मैं सी से शो कर रहा हूं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो सकती है, इसको मैं ई से शो कर रहा हूं, एक्स वाई जेड, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, पता नहीं कितनी तरह की एनर्जीज हैं दुनिया में। तो हमें क्या पता कितनी है उसके पास। सपोज तुम घर बैठे हो, तुम बता सकते हो मेरी जेब में कितने पैसे हैं? नहीं बता सकते। पर लेकिन अगर तुम मुझे कहीं खर्चा करते देखो तो ये तो बता सकते हो कि सर ने इतना खर्चा किया, उसी की हमें जरूरत होती है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, दोबारा समझना कि एक सिस्टम के पास अनगिनत तरह की एनर्जीज हैं, तो हमें उनसे कुछ नहीं लेना देना, उन सबके सम को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। हमें तो लेना देना है कि हमारे काम की कौन सी है, या प्रोसेस के दौरान कौन सी यूज हो रही है, ठीक है, या कितनी कम होगी या कितनी बढ़ गई। तो मैंने जैसे आपको अभी एक एग्जांपल दिया था, उसी से मैं रिलेट कर रहा हूं। सपोज दैट मेरी जेब में एक्स रुपीज है, एक्स, ठीक है जी, और आप लोगों ने मुझे 100 रुपीज दे दिए, लेट। तो अब मेरी जेब में कितने रुपए हो गए? x प्लस 100, क्लियर। मैं पूछूं बताओ अब मेरी जेब में पहले से कितने रुपए ज्यादा हैं? तो आप लोग क्या बोलोगे? 100 रुपीज। तो तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि पहले कितने थे बाद में कितने थे, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या था सिर्फ कि इंक्रीज या डिक्रीज। तो आपने बताया कि सर आपकी जेब में 100 रुपीज बढ़ चुके हैं पहले से, क्लियर। अब सपोज दैट तुम मेरे साथ घूमने चले गए सब, और मैंने वहां पे 3000 रुपए खर्च दिए, और फिर मैंने क्वेश्चन पूछा बताओ अब मेरी जेब में कितने रुपए हैं? तो आपका जवाब होगा पहले से 3000 कम, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट तो उसमें है ना कि मैंने खर्चे कितने हैं। तुम्हें इससे क्या लेना देना मेरी जेब में क्या है या मेरे घर कितने पड़े हैं? तुम्हें तो इससे लेना है कि मैं खर्चा क्या कर रहा हूं। यहां पे भी हमें यही करना है, हमने यही देखना है कि सिस्टम ने प्रोसेस के दौरान कितनी एनर्जी खर्च की या कितनी एनर्जी गेन की, उसके पास टोटल कितनी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर मैं दोबारा पूछूं आपसे, तो लेट अस सी वंस मोर कि इंटरनल एनर्जी क्या है। तो मेरे ख्याल से हमारा हर बच्चा बता सकता है कि इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ टोटल एनर्जीज स्टोर्ड इन अ बॉडी। पर लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो किससे लेना देना है? मैं वो वर्ड लिख रहा हूं, इंटरनल एनर्जी चेंज। और इंटरनल एनर्जी चेंज होगा उसको किससे शो करेंगे? डेल्टा यू से। और डेल्टा यू क्या होगा बेटे हमारे पास? U2 माइनस U1, और बोलूं तो UP माइनस UR, यानी प्रोडक्ट बनने पर उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी थी और रिएक्टेंट पर कितनी थी। तो मैं ना तो ये पता कर सकता ना ये पता कर सकता, मैं तो ये पता कर सकता हूं कि डेल्टा यू कितना है। तो जो मेरा इंटरेस्ट होगा ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, मेरा तो डेल्टा यू में इंटरेस्ट है। तो मेरी जेब में चाहे कितने रुपए रहे हो पहले या बाद में, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें तो उस 3000 रुपए में इंटरेस्ट है जो मैंने खर्चे।
तो इसलिए हमें जो जरूरत पड़ती है केमिस्ट्री में, कभी भी इंटरनल एनर्जी की नहीं पड़ती। किसकी जरूरत पड़ेगी बेटे? इंटरनल एनर्जी चेंज की। तो इसलिए जब भी आपको स्कूल में टीचर ने पढ़ाया होगा तो उसने किसकी बात की होगी? इंटरनल एनर्जी चेंज। अब मुझे बताओ, इंटरनल एनर्जी जो रहेगी स्टेट फंक्शन, वो सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगी, इंटेंसिव? थिंक फॉर ए व्हाइल, 1 मिनट के लिए सोचो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगी। हर एक सिस्टम की एनर्जी सेम थोड़ी हो सकती है। हो सकता है किसी के पास केमिकल बहुत ज्यादा हो, दूसरी कम हो, या तीसरी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा हो। तो इसलिए इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये इंटेंसिव नहीं होती। अगली बात, इंटरनल एनर्जी में मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, स्टेट फंक्शन। पहले स्टेट का मतलब समझना। हमारा इंटरेस्ट किस में था? हमारा इंटरेस्ट डेल्टा यू में था। तो हमारा इंटरेस्ट ना U1 में था ना U2 में था। तो U1 अगर मैं फिर भी पूछूं तो कौन सी वैल्यू थी? इनिशियल। ये कौन सी वैल्यू थी? फाइनल। इन दोनों का डिफरेंस क्या था? डेल्टा यू। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करें, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। स्टेट का मतलब भाई शुरू में क्या था और बाद में क्या है। तो अगर मैं आगे से आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट फंक्शन, तो ऑल दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि ये कौन से रास्ते से इनिशियल से फाइनल में पहुंचे। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको, प्रूव भी करूंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद। पहले मैं तुम्हें फिजिक्स का एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट तुम लोग क्या कर रहे हो, एक बिल्डिंग की छत पे खड़े। उस बिल्डिंग की छत पे पहुंचने के 3 रास्ते। पहला रास्ता बेटे आप सीढ़ियों से गए, क्लियर? दूसरा रास्ता आपने लिफ्ट ली है। तीसरा रास्ता मेरी तरह के मेहनती लोग रस्सी से लटक के गए हैं। क्या तीनों के इसमें वर्क सेम होगा? नहीं। जब आप लिफ्ट से गए हो तो तुम बैठ के गए हो आराम से, सीढ़ियों से गए हो थोड़ी मेहनत हुई है, और फिर जब ऊपर आप लोग रस्सी से गए तो मैं कह रहा हूं पसीने आ जाएंगे। बट लेकिन अगर मैं पूछूं पोटेंशियल एनर्जी सेम है तीनों के इसमें? अलग अलग है। सेम है, क्योंकि तो हाइट पे डिपेंड कर रही है इनिशियल और फाइनल के ऊपर। तो तुम्हें किस बात से फर्क पड़ा कि इनिशियल हाइट कितनी थी और फाइनल हाइट कितनी थी? तुम्हें पाथ से कोई मतलब नहीं है। तो उस तरह की प्रॉपर्टीज कौन सा फंक्शन कहलाती हैं? स्टेट फंक्शन। तो तुम्हें ये इंटरेस्ट है कि मैंने 3000 खर्चे हैं, तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो मैं कहां से लेके आया, क्यों लेके आया, कैसे लेके आया। तो इसलिए जो इंटरनल एनर्जी है वो भी कैसा फंक्शन है? स्टेट। मैं एक और एग्जांपल की मदद से आपको बताता हूं। अब केमिस्ट्री का एग्जांपल लेता हूं। सपोज दैट आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें ये जो वाल है इंसुलेटेड वाल है, भाई हीट बाहर नहीं जा सकती, आ नहीं सकती। इसके अंदर आपने वाटर ले रखा है, क्लियर सबको? और अब आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? इस वाटर के ऊपर वर्क करते हो। और जो वर्क होगा, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे वाल कैसी है? नॉन कंडक्टिंग है। तो यहाँ पे जो भी तुम काम करोगे कौन सा काम कहलाएगा? मैंने बताया था एडियाबैटिक वर्क, क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं हो रही। अब तुमने क्या किया? इसकी एनर्जी को 1 किलो जूल चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया? केस नंबर 1, इसके अंदर आपने क्या किया था? पैडल लगा रखे थे, लेट करो इस तरह से, या फैन लगा रखा था। ये रोटेट हुआ, तो तुम्हें पता है कि जब ये रोटेट होगा तो पानी हिलेगा, और जब पानी के साथ ये रगड़ खाएगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो लेट करो यहाँ पे 1 किलो जूल एनर्जी, या 1 जूल जो मनाए वो लिख सकते हो, 1 किलो जूल लिख रहा हूं। 1 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्लियर? केस नंबर 1, कैसे आपने 1 किलो जूल प्रोड्यूस की? बाय यू कैन से रोटेटिंग दिस फैन, इस फैन को रोटेट करते हो। क्लियर? केस नंबर 2, अब हमने क्या किया कि हमने बाहर से, ये कंडक्टिंग नहीं है, अभी नॉन कंडक्टिंग है, पर हमने एक रोड डाल दी। और ये जो रोड थी, जैसे आप पानी गर्म करते हो उसको इमर्जिंग रोड बोलते हैं, ये वो वाली रोड थी, जोड़ रखी है कैथोड से एनोड से। आपने फिर 1 किलो जूल चेंज कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखो दोनों केस अलग है। यहाँ पे वर्क कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। यहाँ पे मैकेनिकल वर्क है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क है, पर लेकिन वर्क दोनों में 1 किलो जूल ही है। अब मुझे बताओ कि इस पानी का जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो दोनों केस में सेम बढ़ेगा या अलग अलग होगा? टेक योर टाइम, सोच के बोलना। क्या दोनों केस में जो पानी का टेम्परेचर बढ़ा, क्या वो सेम रहेगा या वो अलग अलग रहेगा? सोचिए जल्दी से, सोच लिया बेटे? दोनों केस में जो वर्क था ना वो 1 किलो जूल था, ठीक है, यानी 1 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस की। इस केस में जो वर्क था, चाहे इलेक्ट्रिकल रहे कोई भी रहे, है तो वो कौन सा वर्क? एडियाबैटिक की वर्क है। आपने तो बाहर से तो हीट कोई चेंज होने नहीं दी, जो भी हुआ इस पानी के अंदर ही हुआ है।
क्लियर। तो अब मैं अगर यहाँ पे आपको दोबारा से चीज बताना चाहूँ इस पर्टिकुलर केस में, तो जो इसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा किससे शो करूंगा, डेल्टा यू से। कितना हुआ इंटरनल एनर्जी चेंज, 1 किलो जूल। क्लियर। अब मुझे क्या पता है यार इसका U2 कितना था या U1 कितना था, पर मुझे ये पता है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 किलो जूल है। तो इसलिए हमारे पास जो ये इंटरनल एनर्जी होती है, मैं फिर कह रहा हूं इस केस में हमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू जानने की जरूरत नहीं होती, हमें तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज जानना है। और ये इंटरनल एनर्जी चेंज किसके इक्वल है, एडियाबैटिक वर्क के। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं क्या लिख सकता हूं, सोचो एक बार, इतनी आसान नहीं है थर्मोडायनेमिक्स, सोचना पड़ेगा, बार बार सोचिए। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया आज, मैंने आपको बताया थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम, सराउंडिंग, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड, स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन। क्लियर सबको। इसके बाद मैंने इंटरनल एनर्जी पढ़ाया। इंटरनल एनर्जी मैंने बताया कि कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, आइसोथर्मल, सब क्लियर किया मैंने। अब मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं जो और अच्छा है। अगर ये हमारा समझ आए तो फिर हमारी यूनिट आगे खुद दौड़ती हुई चलेगी। तो अब आपने ध्यान से देखना है। तो जो मेरा अगला पार्ट आता है वो आता है वर्क। तो वर्क के लिए आप लोग मेरे को मिलिएगा कल। तो मैं कल मिलता हूं आपको, और कल मैं आपको वर्क के बारे में बताऊंगा। और आई होप पहले आप इतना पढ़ के आओगे। थैंक यू।